डॉक्टर अंजू अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर थर्ड में क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत लेक्चर 11 में वेव मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा है कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में पढ़ा। उसके बाद में डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में हमने द्रव्य तरंगों के बारे में पढ़ा था। तो उसके अनुसार प्रकाश की द्वैत प्रकृति को देखते हुए वैज्ञानिक डी ब्रोगली ने 1924 में ये विचार रखा था कि जिस प्रकार से कि उचित अवस्था में द्रव्य कण जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन आदि भी तरंग के समान व्यवहार करते हैं। अतः द्वैत प्रकृति न केवल प्रकाश में होती है बल्कि द्रव्य कणों में भी होती है। अतः इस प्रकार से वह तरंगें जो द्रव्य कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि से संबद्ध होती है, द्रव्य तरंगे या डी ब्रोगली वेव्स कहते हैं। वेव मैकेनिक्स जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वेव मैकेनिक्स जो है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की जो है के द्वारा विकसित हुई, या हम कह सकते हैं कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो है उससे तरंग यांत्रिकी का ऐतिहासिक विकास हुआ। तरंग यांत्रिकी वह विज्ञान है जो परमाणुवीय एवं अपरमाणुवीय कणों की गति को तरंग के रूप में वर्णित करता है। यदि तरंग यांत्रिकी का प्रयोग यदि हम इसे बाहरी कणों के लिए करें तो तरंग यांत्रिकी से प्राप्त परिणाम जो तरंग की स्थिति और गति का मान क्वांटम वही मान आता है जो कि हम क्लासिकल मैकेनिक्स के से कैलकुलेशन से प्राप्त होता है। या हम ये कह सकते हैं कि बाहरी कणों के लिए जो तरंग यांत्रिकी से प्राप्त परिणाम है जो कि तरंग की स्थिति और गति को कैलकुलेट करने पर आता है, वही मान प्राप्त होता है जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स से प्राप्त होता है। लेकिन अति सूक्ष्म कणों के लिए ऐसा नहीं होता। अतः चिरसम्मित यांत्रिकी की अपेक्षा तरंग यांत्रिकी का यही एक सबसे बड़ा लाभ है। यदि हम विकिरणों की तरंगी प्रकृति को मानें तो उसके साथ साथ तरंग की लंबाई, तरंग का आयाम, आवृत्ति और अवस्था जैसे गुण भी उससे संबंधित होंगे। तो और हम जानते हैं कि डी ब्रोगली समीकरण के अनुसार लैम्डा = h/p। तो तरंग यांत्रिकी तथा क्वांटम मैकेनिक्स एक प्रकार से एक दूसरे के पर्यायी ही हैं। तरंग यांत्रिकी में द्रव्य कणों की तरंग प्रकृति को मानते हुए उनकी गति की व्यवहार की व्याख्या करते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स में समस्त विद्युत चुंबकीय विकिरणों की कणीय प्रकृति को मानते हुए उनके गतिक व्यवहार की व्याख्या की जाती है। तो यहाँ पर हम जो क्लासिकल वेव इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। चिरसम्मत तरंग समीकरण जो है इसकी जो क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक तरंग की तरह व्यवहार करता है, अतः प्रत्येक कक्ष में इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व एक अप्रगामी तरंग वेव के रूप में होता है जिसके साथ एक निश्चित तरंग लंबाई संबद्ध होती है। अगर हम इलेक्ट्रॉन तरंग की तुलना तने हुए तार या तनी हुई डोरी में उत्पन्न तरंग से करते हैं तो ये तना हुआ तार ऊर्जा ग्रहण करके कंपन के रूप में अप्रगामी तरंगें उत्पन्न करता है।
तो इलेक्ट्रॉन तरंग को चिरसम्मित यांत्रिकी के अनुसार एक गणितीय समीकरण जिसमें कि एक तने हुए तार में एक्स अक्ष की दिशा के साथ उत्पन्न अप्रगामी तरंगों के लिए निम्न रूप में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/v स्क्वायर डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल टी स्क्वायर, ये इक्वेशन फर्स्ट है, जहाँ पर कि हम कह सकते हैं कि v तरंग का वेग जिससे तरंग x अक्ष में आगे बढ़ती है। यह जो है द्वितीय कोटि अवकलन समीकरण है, यानी कि जो समीकरण है दो वेरिएबल्स होंगे और ये दो वेरिएबल्स हैं दूरी और समय, दूरी x और समय t, अर्थात आयाम जो है एम्पलीट्यूड जो है फाई दो वेरिएबल्स x और t पर निर्भर करता है। यानी कि यह सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि यह दो वेरिएबल्स x और t पर निर्भर कर रहा है। और यहाँ पर ये जो डायग्राम है ये एक दो स्थिर बिंदुओं के बीच कंपन करती हुई अपरिगामी तरंग डोरी को बता रहा है कि यानी कि जो डोरी है जो है दो बिंदुओं के बीच में स्थिर है और ये दो बिंदुओं के बीच में स्थिर है और ये जो है कि ये कंपन करती हुई अपरिगामी तरंग को बता रहा है डोरी के अंदर। तो यहाँ पर जो समीकरण फर्स्ट है वह एक विमीय तरंग समीकरण यानी कि वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है। इसको जब हम हल करते हैं तो इसके दोनों वेरिएबल्स को अलग अलग कर लेते हैं। अब जब इसके दोनों वेरिएबल्स x और t को हम अलग अलग फंक्शन से बताएं तो फाई एक्स टी इक्वल्स टू एफ एक्स जी टी, यानी कि जो f इज़ द फंक्शन ऑफ x एंड g इज़ द फंक्शन ऑफ t, यानी समय का फंक्शन g है और दूरी का फंक्शन f है। लेकिन यहाँ पर अपरिगामी तरंग की तुलना जो है तने हुए तार से की गई है, तो इसकी समीकरण इस प्रकार है जी टी मैंने फंक्शन ऑफ टाइम जी टी इक्वल्स टू a साइन 2 न्यू टी। यहाँ पर न्यू जो है तरंग की यानी कि x डायरेक्शन में अगर चल रहा है, केवल हमने x डायरेक्शन को हमने निर्देशांक लिया है और समय t है। यहाँ पर fx जो है निर्देशांक ये इस इक्वेशन साई एक्स टी इक्वल्स टू एफ एक्स जी टी, इस इक्वेशन सेकेंड में जो एफ एक्स है वह एक्स कोऑर्डिनेट का फंक्शन है और जबकि जी टी जो है वह समय टी का फंक्शन है। लेकिन यहाँ पर अपरिगामी तरंग की तुलना तने हुए तार से की गई है, तो इसके लिए जो समीकरण है हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। तो इसकी जो समीकरण है जी टी इक्वल्स टू a साइन 2 न्यू टी, जहाँ पर न्यू जो है वह कंपन की आवृत्ति है और a जो है अधिकतम आयाम है। साई इक्वल्स टू एफ एक्स ए साइन 2 न्यू टी, ठीक, यानी कि इसमें जब इक्वेशन जो है सेकंड में हमने जीटी का मान रखा तो हमें इक्वेशन थर्ड या जीटी की वैल्यू या इक्वेशन थर्ड से जीटी की वैल्यू हमने इक्वेशन सेकंड में रखी तो हमें फोर्थ इक्वेशन मिली जो कि है फाई इक्वल टू एफ एक्स ए साइन 2 न्यू टी। तो समीकरण 4 को टी के संदर्भ में अगर हम दो बार अवकलित करें तो जो समीकरण हमें मिलेगी
वो होगी डेल फाई अपॉन डेल टी इक्वल टू एफ एक्स 2 पाई न्यू ए cos 2 पाई न्यू टी। यहाँ पर इसको जब दूसरी बार हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू एफ एक्स 4 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर ए, फिर हम ब्रैकेट में माइनस साइन 2 पाई न्यू टी। यहाँ पर समीकरण थर्ड से डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर बी न्यू स्क्वायर एफ एक्स जी टी। हमें इक्वेशन फिफ्थ प्राप्त होगी। समीकरण 2 को x के संदर्भ में 2 बार अवकलित करने पर डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ एक्स जी टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, या डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू जी टी डेल स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, हमें से इक्वेशन 6 मिलेगी। इक्वेशन फर्स्ट 5 और 6 को मिलाने पर जी टी मल्टीप्लाइड बाय डेल स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय जी टी अपॉन वी स्क्वायर। यहाँ पर वी या डेल स्क्वायर, तो जी टी से जी टी कैंसिल हो जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर एफ एक्स अपॉन वी स्क्वायर। तो समीकरण 7 में v इक्वल टू न्यू लेमडा रखने पर डेल स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर एफ एक्स अपॉन न्यू स्क्वायर लेमडा स्क्वायर तो यहाँ न्यू स्क्वायर से न्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर डेल स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर लेमडा स्क्वायर एफ एक्स, हमें इक्वेशन मिलेगी। समीकरण 8 केवल उस तरंग के लिए है जो x दिशा में गमन करती है। चूँकि इलेक्ट्रॉन की गति स्पेस में है यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है स्पेस में सभी कोऑर्डिनेट्स में एक्स वाई जेड एक्सिस पर जो है वो गति करता है। अतः जिस प्रकार एक विमीय समीकरण लिखी गई है उसी प्रकार तरंग गति की त्रिविम समीकरण भी इसी प्रकार की होगी, जिसमें एफ एक्स को साई से बदल दिया गया है। यानी कि हम लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू साई ब्रैकेट में एक्स वाई जेड, यानी साई इज़ द फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड। यानी कि जो है साई जो है एक्स वाई जेड निर्देशांकों के लिए एक फलन है। अतः समीकरण 8 को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर साई अपॉन लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 0। यह समीकरण सभी प्रकार के कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु, फोटोन आदि के लिए उपयुक्त है। आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।